Hello, my dear children. We were doing English question bank, which was provided by Maharashtra Board, from which we have completed scene passage section, then non-textual grammar, mind mapping, and now we are doing poetry section, जिसमें से दो poetries मैंने already explain करके notes दिए हैं. अब थर्ड पोइट्री हम कर रहे हैं. टोटल 6 पोइट्रीज आर देयर. एक पोइट्री और एक एप्रिसिएशन ऐसा सेट बना हुआ है. ठीक है, तो एक पोइट्री एक एप्रिसिएशन ऐसा सेट बना हुआ है. ऐसे दो सेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट इज थर्ड पोइट्री चालू है हमारी. और ये जो थर्ड पोइट्री आपको दी है 10 मार्क्स के लिए, पोइट्री 10 मार्क्स के लिए है, देन एप्रिसिएशन 4 मार्क्स के लिए. तो पूरा पोइट्री सेक्शन विल बी फॉर 14 मार्क्स. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3A आपको दिया है 2.3 में से, जिसका नाम है द इंचकेप रॉक. उस पोयम का नाम है इंचकेप रॉक, जो रॉबर्ट साउदी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें पोइट ने हमें ये बताया है, एक सी का स्ट्रक्चर सीन बताया है, किस तरीके से एक सी है और उसमें शिप का स्ट्रक्चर बताया है, किस तरीके से एक सी है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हलचल नहीं है, और एक बहुत बड़ा पेरिलियस रॉक है जिसका नाम रखा है इंचकेप रॉक. तो सेलर्स जब भी आया करते थे उस सी में, और जब अंधेरा हो जाता था या तूफान हो जाता था, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो वो इंचकेप रॉक के ऊपर तक जाता था पानी. तो लोगों को, सेलर्स को, शिप लेके आते वक्त वो इंचकेप रॉक दिखता नहीं था. तो उन्होंने क्या किया, एक पर्सन था जो इसमें हीरो का रोल प्ले कर रहा है, पॉजिटिव कैरेक्टर है, एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक. ठीक है, एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक एक पर्सन है जो हीरो का रोल प्ले कर रहा है, और वो पर्सन ये हेड रहता है उस कम्युनिटी का. एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक है, मतलब वो कम्युनिटी के वो हेड रहते हैं. जैसे पंडित रहते हैं ना, तो लीडर पंडित आप बोल सकते हो. तो उसने एक बेल लगाया था कि जैसे ही पानी उस रॉक के ऊपर आएगा तो वो बेल बजेगा और वार्निंग मिलेगी सेलर्स को जो शिप चलाते हैं कि सामने पेरिलियस रॉक है, बहुत डेंजरस रॉक है, तो हमें वहाँ से नहीं जाना है. तो ऐसा उसने किया हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट होते होते बच जाता था, और वो लोग एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को ब्लेसिंग्स देते थे. बट एक विलेन था इस स्टोरी में, जो सर रैल्फ जिसका नाम था, जो समुद्री डाकू था. वो सर रेल्फ क्या करता था, उसने क्या, उसको बहुत एक जेलस फीलिंग होती थी. उसे नहीं चाहिए था कि एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को ब्लेसिंग्स मिले लोगों की, और वो लोगों को लूटना भी चाहता था. तो उसके दिमाग में सब निगेटिव चलता था. तो उसने एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को ब्लेसिंग्स ना मिले करके उसने एक प्लान बनाया. और वो प्लान क्या क्या बनाया उसने, वो काट दिया, वो बेल काट दिया, कि उसको ऐसा लगा अभी कोई भी आएगा तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा उसका, और वो एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को ब्लेसिंग्स नहीं देगा. अब ये सब जब हो रहा था, तो एक बार वो खुद ही समुद्र में जब निकला तो बहुत ज्यादा तूफान आया, उसका ही शिप डूबने वाला था. और जैसे ही आगे बढ़ रहा था तो उसको रास्ता नहीं दिख रहा था, और उससे वो तब उस ऐसा फील कर रहा था कि काश इंचकेप रॉक पे ऊपर बेल होता, जो मैंने ही कट किया दूसरों के लिए, अब मुझे ही भारी पड़ रहा है. इंचकेप रॉक के ऊपर बेल होता तो मैं डायरेक्शंस दिखा समझ पाता. तो इस तरीके से उसका भी शिप डूब गया, और उसको उसकी सजा मिली. मतलब इंचकेप रॉक के ऊपर जो बेल थी, इंचकेप बेल, वो उसने निकाली तो सही, पर उसका नुकसान सबसे पहले उसी को ही हुआ. तो जैसी करनी वैसी भरनी. एज यू विल सो यू विल रीप, एज यू सो यू विल सो शैल यू रीप. ऐसा इसके ऊपर प्रोवर्ब सूट होता है इस पोयम के ऊपर. ठीक है, तो पोयम समझा. अभी हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे आपको यही सब दिया गया है कि एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक ने उस शिप के ऊपर, सॉरी उस रॉक के ऊपर वो बेल लगाई. ठीक है, और यहाँ पे ये बोला गया है कि एक शिप थी जो चुपचाप खड़ी थी, कोई मूवमेंट नहीं था. स्टार्टिंग में ऐसा सीन बताया है, स्टार्टिंग में कोई मूवमेंट नहीं था. उसके जो सेल्स थे, सेल्स क्या होता है, अब जो शिप का पोर्शन होता है ना, देखो ऐसा शिप का पोर्शन होता है, तो और ये जो क्लॉथ का होता है ना, इसे हम सेल्स बोलते हैं. और शिप के नीचे एक ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है जो पानी के अंदर होता है, उसको हम कील बोलते हैं. तो उसके सेल्स में भी कोई मोशन नहीं था, कील में भी कोई मोशन नहीं था, कोई भी साउंड नहीं था. वेव्स आराम से फ्लो हो रहे थे, इंचकेप रॉक के ऊपर नहीं जा रहे थे. ठीक है, ये सब बताया है. ये फर्स्ट स्टेंजा में, फर्स्ट पार्ट में पूरा सीन बताया है. ठीक है, तो एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक है, उसने इंच के बेल प्लेस किया इंचकेप रॉक पे ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म. बॉय मतलब एक ऐसा स्टैंड था जो इंचकेप रॉक के ऊपर लगाया था, और उस स्टैंड के ऊपर उन्होंने बेल लगाई थी. ठीक है, उस स्टैंड को बॉय बोला है. तो जब रॉक छुप जाएगा बहुत ज़्यादा पानी से, तो मरीनर्स को, मतलब सेलर्स को वार्निंग बेल सुनाई देगी, और वो उस रॉक से बच पाएंगे.
कंप्लीट द वेब, मेरिट्स ऑफ अबाउट ऑफ एबोप्रोटॉक। अब यहाँ पे अबाउट ऑफ एबोप्रोटॉक के मेरिट्स पूछे हैं। अब आप मेरिट्स कैसे बताएंगे हम अबाउट ऑफ एबोप्रोटॉक के, किसी इंसान के एडवांटेजेस हम कैसे बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन शुड बी क्वालिटीज ऑफ अबाउट ऑफ एबोप्रोटॉक। आपको क्वेश्चन आना चाहिए क्वालिटीज ऑफ अबाउट ऑफ एबोप्रोटॉक। तो मैंने क्वालिटीज तो बताई हुई है ऑलरेडी। ऐसे क्वेश्चंस, मिस्टेक वाले क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो उसका सोल्यूशन आपको जो समझ में आए आप बस सिर्फ अटेम्प्ट करके आना, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके तो मेरिट्स ऑफ एबर्ट ऑफ एबोप्रोटॉक भी बताने की मैंने कोशिश की है। एक ऑलरेडी बताया है, 2 मैंने और बताने की कोशिश की है। इसके साथ मैंने क्वालिटीज भी दी है, बिकॉज आपको इसके ऊपर आंसर आएगा तो ऐसा आएगा क्वालिटीज ऑफ अबाउट ऑफ एबोप्रोटॉक। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरिट्स दिए हैं इसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किए हैं। एक जो उन्होंने हिंट दिया है, प्लेस अ बॉय, तो मैंने क्या दूसरे लिखे हैं, प्लेस्ड द इंचकेप बेल, सेव द इनोसेंट मरीनर्स। ये 2 उसके और मेरिट्स बताए हैं जो क्वालिटीज होने चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटीज़ मैंने 4 यहाँ पे बताई हैं कि एबर्ट ऑफ एबोप्रोटॉक कैसा इंसान था, बेनेवोलेंट, बिग हार्टेड, एक बहुत ही विनम्रता वाला और बड़े दिल वाला, सेल्फलेस पर्सन था, दूसरों का अच्छा सोचने वाला पर्सन था। ठीक है, तो ये 4 क्वालिटीज़ मैंने एबर्ट ऑफ एबोप्रोटॉक की बताई हैं, और ये 2 हमने उसके मेरिट्स अगर आते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज नॉट दैट मच सेटिस्फैक्टरली आंसर फॉर मेरिट्स ऑफ एबर्ट ऑफ एबोप्रोटॉक, बिकॉज मेरिट्स क्या होंगे एबर्ट ऑफ एबोप्रोटॉक, किसी इंसान के मेरिट्स क्या होंगे, किसी इंसान की आप या तो क्वालिटीज़ बताओगे, ठीक है, या तो उसकी डिसक्वालिटीज बताओगे, मेरिट्स क्या बताओगे। एक्टिविटी 2, इट्स ओके, ऐसे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन बैंक में, और आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आई लेट यू नो, और उसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियोस एंड तक देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो ये हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। Activity 2, give reasons. Abbot of Epaphratok placed a bell on the Inchcape Rock because Abbot of Epaphratok ने bell लगाया है Inchcape Rock पे, क्यों? He wanted the ships to stay safe from collision with the Inchcape Rock. क्यों उसने बेल लगाया? क्योंकि वो चाहता था कि जो शिप्स हैं वो कोलिजन से, टकराने से बच पाए, इंचकेप रॉक से टकराने से वो बच पाए। दैट यूज टू बी सबमर्ज्ड इन द, जो यूजुअली क्या होती है, वाटर में अंदर चली जाती हैं। जब हाई टाइड आता है ना तो इंचकेप रॉक वो वाटर के नीचे हो जाता है और उसके वजह से शिप्स डूब जाती हैं। ठीक है, तो हाई टाइड में शिप्स से टकराने, शिप्स जो है वो इंचकेप रॉक से टकरा ना पाए, इसीलिए एबॉट ऑफ एबोप्रोटॉक ने इंचकेप रॉक लगाया है, इंचकेप बेल लगाया है। एक्टिविटी 3 में आपसे पूछा है, अगर आप एबॉट होते उस एरा के, आप एबॉट ऑफ एबोप्रोटॉक होते तो आप क्या करते शिप्स को क्रैश होने के लिए बचाने के लिए। तो अब मैंने आपके लिए क्या आंसर लिखा है यहाँ पे, अगर मैं एबॉट होता उस एरा का तो मैं भी वही सेम करता जो एबॉट ऑफ एबोप्रोटॉक ने इस इंचकेप रॉक की स्टोरी में किया है, पर उसके साथ आपको कुछ और भी करना है। तो अलॉन्ग विद दैट, और मैं क्या करता, अलॉन्ग विद दैट मैं एक मैसेज, जहाँ से सेलर्स आते हैं, जहाँ से मरीनर्स का आने का रास्ता है, वहाँ पे मैं एक मैसेज छोड़ देता, एक बोर्ड लगा देता जिसमें मैं इंचकेप रॉक का डायरेक्शन बताता कि सी में कहाँ पे इंचकेप रॉक है, ताकि जो सेलर्स है उस डायरेक्शन में जाए ही ना। अगर अंधेरा है या हाई टाइड है तो वो उस डायरेक्शन में जाने से बचे। तो उनको पहले ही पता होना चाहिए अंदर आने से कि इंचकेप रॉक कहाँ है, चाहे इंचकेप बेल हो या ना हो, सो दैट वो खुद को एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो पाए। ठीक है, तो ये था एक्टिविटी 3। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4, जिसमें आपको टेबल कंप्लीट करनी है। द शिप वॉज स्टिल एज शी कुड बी। ये एग्जाम्पल है उसका, फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि शिप को ह्यूमन क्वालिटी दिया है स्टिल रहने का, शी बोला है। ठीक है, चलो, स्टिल इज नॉट दी क्वालिटी ऑफ लिविंग बीइंग ओनली, वो नॉन लिविंग बीइंग भी स्टिल रहते हैं। तो शी यहाँ पे शिप को फेमिनाइन का क्वालिटी दिया है, फेमिनाइन प्रोनाउन दिया है। द शिप वॉज पर्सोनिफाइड विद द फेमिनाइन प्रोनाउन शी। ठीक है, शी को हम इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। नो स्टिर इन द एयर, नो स्टिर इन द सी। स्टिर मीन्स मूवमेंट, एयर में कोई मूवमेंट नहीं था, सी में कोई मूवमेंट नहीं था, यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है। नो स्टिर रिपीट हुआ है, नो स्टिर वर्ड्स आर रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। अब यहाँ पे आपको कंपोज करनी है पोएम। देखो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि आप राइमिंग वर्ड्स ही यूज़ करो, राइमिंग स्कीम यूज़ करनी है पोएम कंपोज करने के लिए, बट मैंने राइम स्कीम यूज़ की है, जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने उतना आपके लिए क्वालिटी पोएम दिया है, क्वालिटी आंसर्स दिए हैं। नो स्टिर इन दी एयर, नो स्टिर इन दी सी, ये दोनों लाइन्स, हर कील वॉज स्टिर्ड इन द ओशन, ये आपको दोनों लाइन्स दी गई हैं, 2 लाइन्स आपको
खुद से कंपोज करनी थी। तो देखो, नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी, द साइट वॉज एज प्रिटी एज वी प्लीज। तो वो जो साइट, कोई मूवमेंट नहीं था एयर में, कोई सी में मूवमेंट नहीं था, और वो जो नज़ारा था वो बहुत ही अच्छा था, खुश करने वाला। हर सेल्स वर स्टिल विथ नो मोशन, उसके जो सेल्स थे उनमें कोई मोशन नहीं था। हर कील वॉज स्टीडी इन द ओशन। ओके, तो ये एक्टिविटी 4 की, एक्टिविटी 4 कंपोज द पोएम। 6 पोएम्स हैं, 6 पोएम्स का आपको एक कंपोजिशन पढ़ के जाना है, ठीक है, कि 4 लाइन्स हम पोएट्री के क्या लिखेंगे। नेक्स्ट है, आपको लिखना है अप्रिसिएशन। तो ये जो लेस पोएम दिया है, माय फादर ट्रेवल्स ऑन लेट इवनिंग ट्रेन, ये पोएम आपको दिया है फादर रिटर्निंग होम से, ठीक है। फादर रिटर्निंग होम से आपको ये पोएम दिया है। इसका अप्रिसिएशन इस तरीके से लिखा गया है, देखिए आप लिख सकते हो आपके पास। मैंने बताया है कि फादर रिटर्निंग होम किसने लिखी है, दिलीप चित्रे ने लिखी हुई है। उसके बाद फादर और चिल्ड्रन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है वो बताया गया है इसमें, कैसे एक फादर सोसाइटी से एकदम अलग ही रहता है, इतनी मेहनत करता है दिन भर, और वो मेहनत करके घर वापस आता है, उसकी केयर करने वाला कोई नहीं होता है, सब अपने में बिजी होते हैं। इस पोएम का टोन जो है वो थोड़ा सा अनसेंटिमेंटल है, सैड है और डल है, ठीक है। जो पोएम है ना, वो कोई राइम नहीं है उसमें, वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह, ड्रामा के जैसे लिखी गई है कि एक ही पर्सन बात कर रहा है। सिमिली, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया, ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं इस पोएम में, ठीक है। जब फादर आता है इतने टायरिंग डे के बाद, तो उसे कोई केयर करने वाला नहीं होता है, ठीक है। और आपको बताना है लास्ट में कि आपको ये पोएम क्यों पसंद आई। तो क्या लिखोगे कि आई लाइक दिस पोएम फॉर इट्स रियल एंड ब्रूटली ऑनेस्ट डिपिक्शन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ का पूरा ट्रू डिपिक्शन किया गया है, चाहे वो कितना भी कड़वा हो, कितना भी दुखदायक हो। तो पोएम इसमें क्या बोलती है, एक डिसकनेक्शन बताती है जनरेशन्स के बीच में। ये एक्सप्रेस करती है कि कैसे एक चाइल्ड ऑब्जर्व करता है अपने फादर को, और वही वो आगे कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो ये एक पोएम है, फादर रिटर्निंग फ्रॉम होम से ली गई है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, और बट स्क्रीनशॉट लेके छोड़ना नहीं है आपको, या स्क्रीनशॉट नहीं लेके आप पॉज लेके लिखोगे ना, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको बीच में कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।